हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है मैग्नेटिक सर्किट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इसमें अपने क्लास नंबर मतलब कि क्लास हमारी 2 क्लास हो गई है। आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 3 है और इसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज, चैनल को शेयर जरूर करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और मैग्नेटिक सर्किट के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक एक क्वेश्चनों को आप ध्यान से समझें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाएंगे तो आप प्रैक्टिस अच्छे से आपकी हो जाएगी, जिससे आप किसी भी एग्जाम में बहुत ही अच्छे से मतलब डील कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है कि इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल इंडक्टर्स द इक्विवेलेंट इंडक्टर सीरीज, यानी कि कई इंडक्टर्स हैं उनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, तो फिर उनका यल इक्विवेलेंट यानी कि इंडक्टर का इक्विवेलेंट क्या मिलेगा। अब देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है इक्वल टू द लार्जेस्ट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर 3 इंडक्टर सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 इंडक्टर हैं, एक L1 है, एक L2 है और एक L3 है। ठीक है, तो एक इसकी वैल्यू मान लो 1 है, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट आएगा, जैसे सबसे बड़े का जो देखिए इक्वल टू द लार्जेस्ट इंडक्टेंस, तो लार्जेस्ट कौन है L3, तो L3 के बराबर होगा यल इक्विवेलेंट। क्या ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, लोअर देन द लार्जेस्ट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि L3 से क्या होगा, कम होगा, ये ऑप्शन कह रहा है। या फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, लोअर देन द स्मॉलेस्ट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो लोअर देन द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा है L1, L1 से क्या होगा, छोटा होगा। ये ऑप्शन थर्ड मतलब कि करेक्ट है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि L3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऑप्शन चारों आपके इस तरह से मतलब अरेंज किए गए हैं, तो आपको बताना है इनमें करेक्ट क्या है। तो आप ध्यान से देखिए, सपोज ये 3 इंडक्टर हैं, तीनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में। अगर तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वह होता है यल इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, यानी कि जितने भी इंडक्टर्स होते हैं सीरीज में जुड़े होंगे उनको हम डायरेक्टली जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद L1 प्लस L2 प्लस L3, अब देखिए मैंने L1 का मान 1 माना था, इसको मैंने 2 माना है, इसको मैंने 3 माना है। अब डायरेक्ट अगर जोड़ोगे तो 1 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, यही तो होगा, प्लस 3। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6, टोटल हो जाएगा 6। अब देखिए यल इक्विवेलेंट आपको क्या मिला, 6 मिला। तो यल इक्विवेलेंट जो है ये 6 है, तो इनमें ये किसके बराबर, किसी के बराबर नहीं, सबसे बड़ा है, यानी कि जो ये थर्ड वाला है उसी से भी क्या है, ये बड़ा है। ठीक है, जिस हिसाब से हमने माना था, तो उस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कई प्रेरकों के श्रृंखला संयोजन में तुल्यांक प्रेरक संयोजन के सबसे बड़े प्रेरकत्व से बड़ा होता है। ठीक है, अब यही कंडीशन अगर आप मान लो पैरेलल के केस में कर लेते हैं। ठीक है, तो पैरेलल के केस में इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, पैरेलल के केस में 1 यल इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बनता है हमारा। तो जब ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे पैरेलल के केस का, तो पैरेलल वाले में क्या होता है कि जो सबसे छोटा इंडक्टर होगा, ठीक है, जैसे L1 मैंने सबसे छोटा माना था, तो L1 जो होगा वो बड़ा होगा यल इक्विवेलेंट से। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे छोटे वाले इंडक्टर से भी छोटा आएगा यल इक्विवेलेंट, और सीरीज वाले में सबसे बड़े से भी बड़ा आएगा यल इक्विवेलेंट। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। यही सेम कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो किसमें, रेजिस्टेंस के केस में, सेम मतलब ठीक है, सेम चीज़ की रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे छोटे वाले से छोटा आएगा पैरेलल कंडीशन में जो आर इक्विवेलेंट आएगा, और बड़े से जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे भी बड़ा आएगा जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इफ 4 इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस एल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखिए 4 इंडक्टर हैं, ठीक है, समतुल्य प्रेरकत्व का मान निर्धारित करें यदि यल प्रेरकत्व वाले 4 प्रेरक समांतर में जुड़े हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन ही आपको क्लियर हो गया कि यल मतलब है 4 मतलब लगे हैं, मान लिए 4 हैं, चारों की वैल्यू सेम है, यल है, यल है, यल यल यल, ये चारों के साथ चारों कनेक्ट किस में है, चारों के चारों कनेक्ट हैं पैरेलल में।
चारों चारों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। अगर चारों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो एक बात बताओ कि इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। मैंने कहा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वह होता है यल 1/, ठीक है, 1/L इक्विवेलेंट बराबर 1/L1। L1 मतलब यल, क्योंकि सबका सब क्या है, यल ही है, प्लस 1/L प्लस 1/L प्लस 1/L, ठीक है, बराबर। तो ये जो होगा यल यल यल, इन देखिए जो इसका मतलब कि हर है ये क्या है, बराबर है, तो इसको हम कर देंगे यल, ऊपर चारों के चारों जुड़ जाएंगे, एक एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1/L इक्विवेलेंट कितना आया, 4/L। इसको हम करेंगे मतलब कि रेसिप्रोकल, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें ऐसे मतलब तिर्यक गुणा कर लो, चाहे फिर इसको उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो। तो यल इक्विवेलेंट आपको जो देखने को मिलेगा वह मिलेगा L/4। यल इक्विवेलेंट आपको क्या देखने को मिलेगा, L/4। क्लियर है। चलिए तो देखिए इस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। तो ऑप्शन नंबर मतलब कि जो भी देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू देन व्हाट विल हैपन टू द फ्लक्स डेंसिटी। अब देखिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको रिड्यूस करके क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया, जो भी उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी। तो फिर क्या होगा फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर। तो फ्लक्स डेंसिटी आप जानते हो कि फ्लक्स डेंसिटी क्या है। फ्लक्स डेंसिटी मतलब पर यूनिट एरिया से कितना क्षेत्रफल, मतलब कि पर यूनिट एरिया से कितना फ्लक्स पास करता है, उसको हम बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर है। पर यूनिट एरिया से जितने फ्लक्स पास करते हैं वो हमारा क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी। और फ्लक्स डेंसिटी को हम बी से लिखते हैं, और बी बराबर जो होता है वो φ/A होता है, ठीक है। और ये जो बी फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लिखते हैं किससे, वेबर पर मीटर स्क्वायर से, या फिर इसको आप कहीं कहीं टेस्ला, टेस्ला जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पर ये मतलब रखा गया, इसका यूनिट क्या है, टेस्ला होती है। तो φ/A। अब क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में बोला है कि एरिया जो कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, यानी कि पहले ए था, अब इसको हम कर दे रहे हैं A/2। अब देखिए अगर A/2 कर रहे हैं, B हमारा क्या है, φ/A होता है, लेकिन एरिया हमने घटा के कितना कर दिया, A/2, तो ये 2 जाएगा ऊपर, तो B बराबर आपको मिल जाएगा 2φA। ये मान लीजिए कि न्यू B1, मान लीजिए कि नया वाला है, ये पहले हमारे पास जो था ये B बराबर φ/A था, φ/A। अब हमारे पास न्यू B1 मान लीजिए, तो 2φ/A, तो B1 बराबर जो होगा 2φ/A मतलब 2B, यानी कि पहले जो फ्लक्स डेंसिटी थी उसकी 2 गुना हो जाएगी। पहले जो आपके पास फ्लक्स डेंसिटी थी, जब हमने अनुप्रस्थ काट क्षेत्र फल या फिर आप कह सकते हो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम रिड्यूस करके क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, यानी आधा कर देंगे, तो हमारी फ्लक्स डेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से अगर समझिए, इसको समझने के लिए नहीं कि आप इतना सब करो तभी, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बी बराबर अगर φ/A होता है, तो अगर ए घटेगा तो ये तो डेफिनेटली बढ़ेगा। क्लियर है ना, इन दोनों का रेशियो सेम होगा, अगर ये 2% बढ़ेगा तो ये 2% घटेगा, यही तो। अब बताओ अगर ये आधा हो रहा है, आधा मतलब 1/2, तो ये फिर कितना होगा, ये फिर 2 गुना होगा ना, क्योंकि ये आधा हो रहा है तो ये फिर 2 गुना होगा, ये 2 गुना बढ़ रहा है तो ये 2 गुना कम होगा, यानी आधा हो जाएगा, फिर 1 गुना रह जाएगा। ये चीज़ है ना, ध्यान से समझ जाइए आप। तो A/2 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2B बन जाएगा आपका। तो क्लियर है, 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए अभी आपका उस तरीके से सॉल्व किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट था, मैंने उस तरीके से आपको सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला हमारा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स लीकेज कोफिशिएंट इफ φg इज द एयर गैप फ्लक्स एंड φA इज द फ्लक्स इन आयरन कोर। ठीक है। अब देखिए ये जो φg है ये क्या है, एयर गैप का फ्लक्स है, और φA जो है ये आयरन कोर का फ्लक्स है। तो आपको बताना है फ्लक्स लीकेज फैक्टर, फ्लक्स लीकेज फैक्टर। तो आपको फ्लक्स लीकेज फैक्टर का क्या फॉर्मूला पता है, होता क्या है, ठीक है। तो फ्लक्स लीकेज फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है आपको बताना है, फ्लक्स लीकेज फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्लक्स लीकेज फैक्टर का फॉर्मूला आपको वैसे भी दिखाया गया है कि आयरन कोर में कुल फ्लक्स तथा वाई अंतराल में कुल फ्लक्स।
अब देखिए लीकेज फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि आपने जो फ्लक्स यूज किया है, क्लियर है, यूजफुल फ्लक्स, यूजफुल यानी टोटल यूजफुल फ्लक्स अपॉन टोटल वेस्टेड फ्लक्स, यही होता है। लीकेज फैक्टर का मतलब होता है कि टोटल कितना यूज हुआ और अपॉन टोटल कितना वेस्ट हुआ, उन दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, लीकेज फैक्टर होता है। अगर आप ध्यान से समझो तो फाइए जो है ये क्या है, ये आयरन कोर का फ्लक्स है। आयरन कोर में यानी जो फ्लक्स आयरन कोर में जाएगा वो कैसा है, यूजफुल है, कैसा है, यूजफुल। अब देखिए जो गैप में है यानी एयर गैप में जो फ्लक्स है वो क्या यूजफुल है या यूजलेस है, आप कहोगे कि सर उसका क्या काम, यूजलेस है वो, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीकेज फैक्टर। लीकेज फैक्टर मीन्स होता क्या है, लीकेज फैक्टर मतलब कि कितने फ्लक्स आपके लीक कर गए उस चीज को बताने के लिए, या फिर कितने फ्लक्स आपके यूज हुए और कितने बच गए। जैसे 100 फ्लक्स था आपके पास, सपोज हमने मान लिया कि 100 फ्लक्स थे आपके पास, ठीक है, 100 वेबर थे आपके पास फ्लक्स की वैल्यू, और आपने यूज कर लिया तकरीबन मान लीजिए 50 यूज कर लिया। तो 50 अगर आपने यूज किया है तो आपने कितना वेस्ट किया, तो आपने 50 वेस्ट किया ना। तो लीकेज फैक्टर आपको ये डिनोट करता है कि आपने कितना यूज किया या फिर आपका कितना वेस्ट हुआ। इस चीज को पता करने के लिए हम लोग लीकेज फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और लीकेज फैक्टर का जो रेशियो होता है वो होता है टोटल यूजफुल फ्लक्स अपॉन टोटल वेस्ट फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बना के दे दिया गया है कि लव पाथ में कुल फ्लक्स अपॉन वाई अंतराल में फ्लक्स, तो वाई अंतराल में जो फ्लक्स है वो वेस्ट है और लव पाथ में जो है वो क्या है, यूजफुल है। तो इनका रेशियो अगर कर देंगे तो 5G, ठीक है, 5E अपॉन 5G, यानी कि यूजफुल अपॉन वेस्ट, तो 5E अपॉन 5G, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए द ग्राफ शोन बिलो रिप्रेजेंट द BH कर्व फॉर, तो ये जो नीचे आपको दिखाया गया है ये ग्राफ, ये BH कर्व किसके लिए है, ठीक है, ग्लास के लिए है, स्टील के लिए है, आयरन के लिए है और एयर के लिए है, किसके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए आपको समझना है, सबसे पहले बी और एच में कोई रिलेशन है आपको पता है, हमें पता है कि बी और एच में होता है म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, यानी कि बी जो है यह है और एच, ये दोनों डिपेंड करते हैं परमिबिलिटी के ऊपर, परमिबिलिटी यानी एब्सोल्यूट परमिबिलिटी और रिलेटिव परमिबिलिटी के ऊपर। अब देखिए एब्सोल्यूट परमिबिलिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे कोई भी मतलब मटेरियल आप यूज कर लो वो हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन म्यू आर यानी कि रिलेटिव परमिबिलिटी जो होती है ये डिपेंड करती है कि किस चीज का है, इसकी वैल्यू म्यू आर जो है, देखो ध्यान से, म्यू आर की वैल्यू यानी एयर और वैक्यूम ले लें तो एक होती है और बाकी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जैसे ग्लास है तो उसकी कुछ ना वैल्यू होगी, स्टील है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, आयरन है आयरन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसकी परमिबिलिटी हाई होगी तो उसकी वैल्यू हाई होगी। अगर ध्यान से समझो आप कि म्यू बी बराबर म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, अब अगर ये म्यू आर आपका बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, एच के ऊपर कुछ ना प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये डायरेक्टली जो बी है फ्लक्स डेंसिटी ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, रिलेटिव परमिबिलिटी के ऊपर। अगर आपको ध्यान से फिगर में देखें तो फिगर आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है, अगर फिगर एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है जो कि वर्जिन से पास हो रहा है, ठीक है, जो कि वर्जिन से पास हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जिस रेशियो में बी बढ़े उसी रेशियो में एच बढ़े, ठीक है, यानी कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एच के, तो इसका मतलब है कि म्यू नॉट और म्यू आर से हमें कोई मतलब नहीं है। अब जब मतलब नहीं है तो इसका मतलब है कि इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। अब देखिए म्यू नॉट तो फिक्स है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये कोई भी मटेरियल यूज करोगे तब भी वही वैल्यू रहेगी। लेकिन म्यू आर जो है इसको आपको एक रखना पड़ेगा, एक रखने के लिए आपको क्या चाहिए, एयर चाहिए, तो एयर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बी जो है वो प्रोपोर्शनल होगा एच के और बी बराबर म्यू नॉट म्यू आर एच होता है और म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। देखिए एब्सोल्यूट परमिबिलिटी की यूनिट भी थोड़ा याद रखिएगा कि हेनरी पर मीटर होती है, कई बार आपसे पूछा जाता है, और म्यू आर जो होता है 1 होता है इन एयर मीडियम। तो दिया गया चित्र y के BH वक्र का प्रतिनिधित्व करता है, y का BH वक्र रेखीय होता है यानी लीनियर होता है। तो क्लियर हो गया आई थिंक। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ये कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.6 मीटर इज सिचुएटेड एट द राइट एंगल टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 4 वेबर पर स्क्वायर मीटर।
द कंडक्टर इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वोल्ट इन द कंडक्टर। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फिर क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए 0.6 मीटर लंबाई का, यानी यल की वैल्यू कितना दे दिया 0.6 मीटर, और जो चालक 4 वेबर पर वर्ग मीटर फ्लक्स घनत्व, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी बी बराबर जो दिया है 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समकोण स्थिति में है, और थीटा की वैल्यू जो है समकोण मतलब 90 डिग्री पर, चालक 50 मीटर पर सेकेंड, वी की वैल्यू जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो चालक में ईएमएफ, अब ईएमएफ आपको ज्ञात करना है। अब ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है, क्या आपको पता है कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए सबकी वैल्यू दे रखा है, तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, ई बराबर बी एल वी साइन थीटा, ये आपने देखा होगा। ठीक है, कि जब कोई भी कंडक्टर जिसकी लंबाई ये है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मतलब कि एक राइट एंगल पर, मतलब इतने वेग से रोटेट हो रहा है, तो फिर उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो होती है ई बराबर बी एल वी साइन थीटा। तो बी की वैल्यू 50 है, एल की वैल्यू 0.6 है, और वी की वैल्यू 4 है। ठीक है, यही तो सब आपको दिया रखा है। ठीक है, वी एल भी आपको दे रखा है, चारों सबकी वैल्यू पता है, साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू तो एक होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो बस इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ई बराबर 120 वोल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ये 60 हन टर्न कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम and an inductance of 0.10 Henry. If 1/5 of the turns are removed, then determine the new inductance in Henry. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 600 टर्न है और रेजिस्टेंस उसका 7 ओम है और इंडक्टेंस उसका 0.8 हेनरी है। इफ 1/5 ऑफ द टर्न्स, 1/5 मतलब 600/5, तो देखिए कितना होगा, 5 एकम 5 2 120, यानी कि 1/5 ऑफ टर्न आर रिमूव्ड, यानी 120 टर्न हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। देन द न्यू इंडक्टेंस इन हेनरी, तो नया इंडक्टेंस हेनरी में क्या होगा? ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन आपका 0.4512 है, फिर 1.25 है, फिर 2 है, 2.5 है। तो करेक्ट आंसर बताना। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा एकदम बताइए कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब अगर देखें, हम ध्यान से देखिएगा कि L1 की वैल्यू जो दे रखा है वो 0.8 हेनरी दे रखा है, और N1 की जो वैल्यू है वो 600 टन दे रखा है आपको। तो फिर अगर हम बात करें तो N2 जो आपकी नया टन्स बनेगा, तो इसमें से हम 120 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 480 टन। कितना बचेगा? 480 टन बचेगा। अगर आपके पास 480 टन बचा तो आपको पता है कि L1 जो है वो किस पे डिपेंड करता है, टन्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी स्क्वायर के। ठीक है, L1 स्क्वायर मतलब होता है N के। ठीक है, L1 प्रोपोर्शनल होता है N1 स्क्वायर, मान लो N की स्क्वायर के। तो पहले टन्स आपके कितने थे? वो थे 600, फिर अभी घट के कितने हो गए? वो घट के हो गए 480। तो L1 अपान L2, अब देखो L2 बराबर भी हमने क्या कर दिया, N2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि L2 अपान L1 कर देंगे, अपान बराबर N2 अपान N1 का स्क्वायर कर देंगे। तो L2 तो आप बहुत आसानी निकाल सकते हो ना, बहुत कठिन थोड़ी ना है। अब देखो यहाँ से आप देख रहे हो कि L2 बराबर जो होगा वो 480 गुणे 480, 480 गुणे 480, क्लियर है, अपान 600 गुणे 600, और ये तो आपको L1 दे रखा था पहले ही। तो जैसे ही इनका सब कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 0.512 हेनरी, 0.512 हेनरी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फॉर द फिगर शोन बिलो द परमेबिलिटी इन द कोर इज 4.10⁻⁴ वेबर पर एम्पियर टन मीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला इन द कोर। अब देखिए नीचे दी गई आकृति के कोर की प्रागम्यता
जो है परमिबिलिटी है वो 4 × 10⁻⁴ वेबर पर एम्पियर टन मीटर है। कोर में फ्लक्स घनत्व का मान टेस्ला में क्या होगा? तो फ्लक्स घनत्व यानी बी की मतलब वी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब देखिए फिगर आपको दिख रहा है। अब देखिए म्यू की जो वैल्यू दे रखा है वो दिया है 4 × 10⁻⁴ वेबर पर एम्पियर टन मीटर, और यन कितना दिया है आपको 60 टन दे रखा है फिगर में, और आई कितना दे रखा है आपको 5 एम्पियर दे रखा है, और आर जो है वो कितना दे रखा है 0.05 मीटर। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर 0.05 मीटर दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है फ्लक्स डेंसिटी। तो देखिए फ्लक्स डेंसिटी का एक फॉर्मूला ये आपका होता है B बराबर म्यू नॉट एन आई अपान 2 पाई आर टेस्ला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि किसी भी मतलब कि कोर की जो भी मतलब कि आपको एक समझ जाइए कि सोलेनाइड तो नहीं है ये, मतलब एक समझिए कि गोलाकार मैग्नेट है, उसमें जब भी आपको ऐसा पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला हमेशा यही निकल के आता है B बराबर म्यू एन आई अपान 2 पाई आर। अब सबकी वैल्यू रखना है आपको, तो म्यू की वैल्यू कितना दे रखा है 4 × 10⁻⁴ गुड़े यानी कितना है 60 गुड़े आई कितना है 5 अपान 2 पाई आर, 2 गुड़े 3.14 पाई की वैल्यू आर 0.05। अब इनका हम करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्लियर है? आई थिंक ये आपका क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सही नहीं है? तो देखिए दे अट्रैक्ट ईच अदर वाइल ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये एक ही दिशा में यात्रा करते समय वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्या ये मतलब कि सही नहीं है? तो सही आपको दे बिहेव लाइक ए स्ट्रेच इलास्टिक स्ट्रिंग, वे एक तन्य प्रत्यास्थता स्ट्रिंग की तरह व्यवहार करते हैं, वे एक दूसरे को काट नहीं सकती यानी कि वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। दे कैन पास थ्रू ऑल मीडियम, वे सभी मीडियम के माध्यम से पारित हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो बताइए। तो देखिए अब इसमें हमने पूरा एकदम कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है आपका, कि मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में वो जा रही हैं मैग्नेटिक लाइन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम इसको कि एक ही दिशा में यात्रा करते समय वे एक दूसरे को कभी भी आकर्षित नहीं करते। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं जो चुंबकीय क्षेत्र का सतत प्रदर्शन करती हैं। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं बंद्र वक्र होती हैं, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। चुंबक के बाहर की बात की गई कि वो नॉर्थ से कहाँ जाती हैं, साउथ की तरफ। समांतर एवं दूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। यानी कि अगर एक पैरेलल और दूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जैसे पैरेलल मान लो दो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, तो वह एक समान मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगी। एक समान मैग्नेट यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है ये चीज़। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? आपसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पूछा जा रहा है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम लिख देते हैं किससे, आई से, यानी चुंबकत्व की तीव्रता। अब चुंबकत्व की जो तीव्रता है वह होती है आपकी पोल स्ट्रेंथ अपान पोल एरिया। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ अपान पोल एरिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है इसका करेक्ट आंसर होगा कि पोल स्ट्रेंथ अपान पोल एरिया। अब देखिए अगर हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण पदार्थ के प्रत्येक सूक्ष्म आयतन में एक नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। उस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण को उस पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता कहते हैं, और इसे प्रायः आई से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण आई बराबर पदार्थ में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण यम अपान पदार्थ का आयतन। ठीक है, तो देखिए यम गुणे यल अपान ए गुणे यल, तो यहाँ से हम कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका होगा आई बराबर यम बाई ए यानी एम्पियर अपान मीटर। तो यम जो है वो क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, और ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो मैंने पहले ही कहा कि जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो पोल स्ट्रेंथ अपान क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है।
तो निकालने के बाद भी आपको वही मिलेगा। तो आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप फिर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन हेनरी ऑफ द कॉइल if the current change from +2 -4 ampere in 0.10 second and the induced EMF is 16 volt। अब सेल्फ इंडक्टेंस आपसे पूछ रहा है हेनरी में यल का मान। तो जो करंट की चेंजेस हो रही है वो +4 एम्पियर से -4 एम्पियर हो रहा है, यानी डी आई जो होगा वो I1 माइनस I2 या फिर I2 माइनस I1 होगा। तो I2 की वैल्यू जो दे रखा है वो आपको दे रखा -4 तो हो जाएगा -8 एम्पियर। ठीक है, या फिर I2 माइनस I1 या फिर I1 माइनस I2 करेंगे तो I1 आपको +4 यानी 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर आपको मिलेगा करंट का डिफरेंस। तो EMF बराबर जब ये पूछे तो ये फॉर्मूला होता है यल डी आई अपन डी टी। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा इंडक्टेंस में। ठीक है, ये फॉर्मूला E बराबर यल डी आई अपन डी टी। तो आपको क्लियर है। तो इस फॉर्मूले पे हम लगाएंगे, देखिए तो इस फॉर्मूले पे जब हम लगाएंगे तो देखिए दिया है E बराबर यल मतलब E बराबर यल डी आई अपन डी टी। तो यहाँ से यल बराबर क्या होगा, यल बराबर होगा E इंटू डी टी अपान डी आई। अब देखो E कितना है, E आपको दिया है 16, E आपको 16 दिया है गुड़े dt आपको कितना दिया है, dt आपको दिया है 0.1 अपन डी आई कितना निकल के आया, आपको आया 8। तो 8 दूनी 16 तो 2.1 यानी 0.2 हेनरी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की बीमा क्या होती है, डायमेंशन आपसे पूछा है। तो क्लियर है, इसे याद रखिएगा कि डायमेंशन की जो बीमा होती है वो होती है ml स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर, ml स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। चलिए अब देखिए ये आपसे पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इन हेनरी बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इज द सर्किट गिवन बिलो। तो जो सर्किट दी गई है इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो फटाफट लगाइए, कैसे लगाएंगे देखिए। ये जो एक हेनरी ये तीनों किस में कनेक्टेड है, ये तीनों आप कहोगे सर सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो एक एक कितना हो जाएगा 3, एक एक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो 2 और 3 किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, 2 पैरेलल विथ 3। तो इनका हम इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 गुणे 3 अपान 5 तो 2 3 6/5 हो जाएगा। तो इनका जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन निकल के आया सिर्फ इतने का वो आ गया 5/6 वो सॉरी 6/5। तो फिर नया फिगर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 1 है, ये आपको 6/5 है। ठीक है, देखना 2 गुणे 3 हाँ तो 6/5 और ये भी 1 है। अब ये तीनों के तीनों किस में कनेक्टेड हैं, ये तीनों के तीनों कनेक्टेड हैं सीरीज में। अगर तीनों के तीनों कनेक्टेड हैं सीरीज में तो इनको निकाल लो, 1 + 6/5 + 1 तो 2 + 6/5 5 दूनी 10 10 16 16/5 16/5 का मतलब 5 3 15 5 दूनी 10। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हिस्टेरिसिस लॉस अकरिंग इन ए मटेरियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। यानी कि हिस्टेरिसिस लॉस अकरिंग इन ए मटेरियल, अगर किसी मटेरियल में हिस्टेरिसिस लॉस अकर हो रहा है तो फिर ये डिपेंड नहीं करता विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, किस पैरामीटर पर, हिस्टेरिसिस कांस्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, रिलेक्टिविटी। तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला पता हो। अगर हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला आप देखेंगे तो पीएच बराबर के बी पावर 1.6 एफ इंटू वी। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका हिस्टेरिसिस नियतांक यानी हिस्टेरिसिस कांस्टेंट है, इस पर तो निर्भर कर ही रहा है। बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पर भी निर्भर करेगा। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, उस पर भी निर्भर करेगा। रिलेक्टिविटी नहीं है, यानी रिलक्टेंस की एक प्रॉपर्टी रिलेक्टिविटी है, वो नहीं है इसमें। तो आप समझ सकते हो कि इस पर डिपेंड नहीं करता, यानी रिलेक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो फॉर्मूला भी आपको पता चल गया। अब देखिए
प्रतिष्ठंभत्व यानी रिलेक्टिविटी जो है वो रजिस्टिविटी के बराबर है मैग्नेटिक सर्किट में, और रिलेक्टिविटी जो होती है वो परमिबिलिटी की क्या होती है, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमण होती है। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चन को हम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को लेकर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।